नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय इतिहास में 1857 की क्रांति और उसके कारणों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, 1757 से लेकर 1857 के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों, रियासतों को तरह तरह के चक्र जाल में फंसाकर, चाहे वो सहायक संधि हो, कुप्रशासन हो, गोद निषेध संधि हो, आदि के कारण अंग्रेजों के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसके विरुद्ध दिन प्रतिदिन भारत की तमाम जनमानस, जिनमें हम कह सकते हैं कि जमींदार, व्यापारी, राजा, किसान, सैनिक आदि का असंतोष बढ़ रहा था और उसी असंतोष को 1857 की क्रांति में व्यक्त किया गया था। इस तरह 1857 की क्रांति में पहला विद्रोह 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे द्वारा किया गया था। उसके कुछ समय बाद 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 के क्रांति की प्रचार सामग्री के रूप में लोगों में कमल का फूल और चपाती बांटी जाती थी। प्रचार सामग्री के रूप में चपाती व कमल का फूल था। वह प्रचारक मौलवी, सन्यासी, फकीर आदि करते थे और इस क्रांति में हिंदू व मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाने का प्रयास किया था। विनायक दामोदर सावरकर जैसे नेता 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, क्योंकि इसमें भारत के तमाम जनमानस ने, चाहे किसान हो, राजा हो, व्यापारी हो, सैनिक हो, सभी ने अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने का प्रयास किया था और सभी ने मिलकर क्रांति का नेता पौराणिक रूप से चले आ रहे मुगल राजवंश के नाम मात्र के शासक जो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 की क्रांति का नेता बनाकर यह दर्शाने की कोशिश की थी कि अंग्रेजों की बजाय तो मुस्लिम राज्य ही हमारे लिए बेटर है। इस तरह 1857 की क्रांति कंपनी के खिलाफ एक भारतीयों का जन आक्रोश माना जाता है। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आते ही आर्थिक शोषण व राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। कंपनी का उद्देश्य भारत को लूटना था, भारत से अधिक मात्रा में धन कमाना था, भारतीयों का राजनीतिक हस्तक्षेप करके उनको अपने अधीन करना था, आर्थिक शोषण करना था और उनकी हर नीति का उद्देश्य धन की प्राप्ति व साम्राज्य का विस्तार करना था। उनके इस कलुचित उद्देश्य से भारतीयों में भय व असंतोष बढ़ता गया। भारतीयों का असंतोष भिन्न भिन्न भागों में विद्रोहों के रूप में प्रकट हो रहा था।
इनमें 1806 में वेल्लोर, 1824 में बैरकपुर, 1842 में फिरोजपुर में 34वीं रेजिमेंट का विद्रोह हुआ था। 1849 में 7वीं बंगाल कैवलरी विद्रोह हुआ। 1855-56 में संथालों का विद्रोह हुआ और इसी प्रकार 1816 में बरेली में उपद्रव हुआ। 1831 से 1833 में कौल विद्रोह हुई। 1848 में कांगड़ा विद्रोह हुआ। 1855-56 में संथालों का विद्रोह हुआ। ये सब विद्रोह अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे भारतीयों के राजनीतिक शोषण, आर्थिक शोषण और सामाजिक शोषण के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। धीरे धीरे सुलगती हुई आग 1857 में धधक उठी और उसने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को है वो हिला दिया। अब 1857 की क्रांति के कारण तो कुछ इतिहासकारों ने सैनिक असंतोष और चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे मुख्य कारण बताया था। लेकिन ये तो केवल एक चिंगारी थी जिसने उन समस्त विस्फोटक पदार्थों को जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे उसमें आग लगा दी और वह दावानल का रूप धारण कर गई थी। राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण तो देखिए, अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार की नीति से भारतीय रियासतों पर प्रभावशाली नियंत्रण और इन्हें धीरे धीरे समाप्त करने की नीति ने लॉर्ड वेलेस्ली के अधीन भारतीय रियासतों को सहायक संधि नामक कुचक्र में बांध दिया था। जबकि क्रांति का तत्कालिक कारण था कि ब्राउन बेस राइफल्स की जगह एनफील्ड राइफल्स लाई गई थी और जिससे सैनिकों को मुंह से तोड़ने के लिए बाध्य किया जाता था और सैनिकों में एक ऐसा असंतोष फैल गया था कि एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर गाय सूअर की चर्बी है और उनको मुंह से काटने पर उनका धर्म में परिवर्तन हो जाएगा, तो क्रांति का ये तात्कालिक कारण माना जाएगा। इसके अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों में सहायक संधि लॉर्ड डलहौजी की, जिसने भारतीय रियासतों को हड़प लिया, लेकिन अधिकांश राजनीतिक कारण लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में व्यापकगत सिद्धांत से पनपे थे, जिसमें झांसी, नागपुर, सतारा, बगार, निजाम, मैसूर, मराठा आदि कई राज्यों के ऊपर कुप्रशासन का आरोप लगाया। यहाँ तक कि अवध के विलय में भी अंग्रेजों ने कुप्रशासन का आरोप लगा दिया और इससे भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत का भाव पैदा हो गया। अंग्रेजों ने कई भारतीय जमींदारों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया और इनकी भूमि को छीनकर उन्हें नाराज कर दिया। भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से इस कारण नाराज थे क्योंकि अंग्रेज मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के प्रति अपमानजनक व्यवहार करते थे। बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात बादशाह पद को समाप्त करने की लॉर्ड कैनिंग की घोषणा एलन बेरा द्वारा बादशाह को भेंट देनी बंद करना
और सिक्कों के नाम हटाना तथा डलहौजी द्वारा लाल किले को खाली कराने की बातों ने मुसलमानों में और अधिक रोष उत्पन्न कर दिया था। अंग्रेजों की शासन व्यवस्था से भारतीय संतुष्ट नहीं थे। अंग्रेजी न्याय व्यवस्था और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार एवं लूट खसोट ने तो भारतीयों में असंतोष बढ़ा दिया था। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में स्पष्ट उल्लेख था कि धर्म, जाति, रंग, वंश आदि के आधार पर सैनिक और असैनिक सभी सार्वजनिक सेवाओं में बिना भेदभाव नियुक्तियां दी जाएगी। लेकिन ये कहने की बात थी, अंग्रेजों ने कभी इस नीति का पालन नहीं किया। उच्च पद केवल अंग्रेजों के लिए सुरक्षित थे। भारतीयों को कभी उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। सिपाही के पद पर नियुक्त भारतीय और अंग्रेज दोनों समान पद पर होते हुए भी अंग्रेज सिपाही का वेतन अधिक, भारतीय सिपाही का वेतन कम। भारतीय सिपाही को अंग्रेज कितनी गाली गलौज कर दे कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन भारतीय सिपाही कभी अंग्रेज सिपाही को कोई भी ऐसी प्रतिकार नहीं कर सकता। इसके अलावा हम देखें आर्थिक कारणों में, तो भारत में अंग्रेजी शासन का मूल उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करना था। इनकी आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीयों में असंतोष की भावना पैदा कर दी। भारत में आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं थी, अंग्रेजों की शोषण की नीति ने नष्ट कर दी थी। अंग्रेजों की भू राजस्व पद्धतियों के कारण भी कृषकों के शोषण का कारण बनी। भू राजस्व की अधिकता और वसूली में सेना का सहारा लेना पड़ा था। भारत में निर्मित माल जो निर्यात किया जाता था, उस पर बहुत अधिक निर्यात कर था, जबकि भारत के कच्चे माल पर बहुत कम निर्यात कर था। इंग्लैंड से जो माल भारत आता था, उस पर बहुत न्यून आयात कर था। भारत से जो निर्यात की जाने वाला माल था, उसमें सूती और रेशमी कपड़ों पर इंग्लैंड में 71% तक कर लिया जाता था। भारतीय कपड़े के मुकाबले जब अंग्रेजी कपड़े की मांग न बढ़ सकी, तो अंग्रेजों ने भारतीय कपड़ों का आयात ही बंद कर दिया, और इस नीति का परिणाम ये हुआ कि भारत का कपड़ा उद्योग है वो नष्ट हो गया। इसी तरह इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण भारतीय उद्योग जो अंग्रेजों के व्यापारिक नीति से पहले ही जर्जर थे, मशीनों से सज्जित अंग्रेजों ने उद्योगों का सामना न कर सके। परिणाम स्वरूप हस्तकला उद्योग नष्ट हो गए, कारीगर बेरोजगार हो गए, और बस्तियां और नगर है वो उजड़ गए थे। कंपनी के समय भारतीय धन का लगातार निष्कासन हुआ और वो इंग्लैंड पहुंचा। इससे अंग्रेज अमीर और भारतीय निर्धन बनते चले गए। इस प्रकार अंग्रेजों की विनाशकारी औपनिवेशिक नीतियां और उसके कारण भारत में अंग्रेजों के प्रति गहरा असंतोष पैदा हो गया था। अर्थात भारतीय माल विदेशों में बिक नहीं रहा था। अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाकर अपने देश में वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे और फिर उसे भारतीय बाजार में बेच देते थे। इससे भारतीय उद्योग धंधे
व्यवसाय घटा और अंग्रेजों का व्यापार है वो बढ़ा था। धन्यवाद।